डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करेंगे, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है आपका, इनको भी जो है आप केयरफुली देखोगे। इसमें लास्ट वीडियो में जो हमने किया था लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किया है, और लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कैसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखा सकते हैं वो हमने किया है, ठीक है। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में हमने देखा कि आपके 4 लॉज होते हैं। पहले लॉज में हमने देखा कि जो आपका पहले लॉज में हमने क्या देखा कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे में हमने देखा कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अगर ये आपका अप्लाइड फोर्स है और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और थर्ड में हमने देखा कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो डिपेंड नहीं करता। और लास्ट में हमने देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, यानी कि स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, उनके नेचर पे वो डिपेंड करता है। तो आज अब ये वाला जो वीडियो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है ये सारे कोफिशिएंट आपके। तो केयरफुली आप इसको देखना कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ होता है उसने हमें क्या बताया है कि जो एफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कि जो आपका एफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ये उसकी नॉर्मल जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो जब हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं, ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम हटाएंगे तो इसकी जगह जब हम इक्वल का साइन लाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसको हमें एक कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो एफ़ था, एफ़ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, एफ़ यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो ये जो आर है ये आपका एक कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, यहाँ पे कांस्टेंट है आपका म्यू। तो म्यू को हम कहते हैं दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये जो म्यू है ये म्यू आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ठीक है। और इसको हम कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये म्यू है, म्यू का क्या नाम है, म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो दो सरफेसेस आपके कांटेक्ट में हैं ये उनका कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और इसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू के साथ में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। हमने देखा कि जो आपका एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, और इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू एक आपका कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो अगर हम यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालें, म्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका एफ बाय आर, ठीक है। एफ क्या है आपका, एफ जो है आपका वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और आर जो है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between any two surfaces in contact is defined as ratio of force of limiting friction and normal reaction between them। तो जो coefficient of limiting friction होगा, ठीक है, coefficient of limiting friction होगा, इसका क्या definition होगी, it is a ratio of force of limiting friction and normal reaction between the two surfaces in contact। तो म्यू की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एफ बाय आर। एफ क्या है, इट इज़ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर जो है ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। तो दोनों की रेशो होती है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद फिर बताया गया है कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, म्यू की जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, कि दोनों सरफेसेस जो आपके कॉन्टैक्ट में उनका नेचर कैसा है, वो ड्राई हैं, वेट हैं, ठीक है, फिर वो आपके स्मूथ हैं या पॉलिश हैं या नॉन पॉलिश हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि जो आपके दो सरफेसेस हैं वो सूखे हैं, गीले हैं, स्मूथ हैं, पॉलिश हैं, नॉन पॉलिश हैं। तो वो सारी चीज़ें
जो है वो म्यू उन पे डिपेंड करती है। और मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करती है, यानी कि वो मेटल से बने हैं, वुड से बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर म्यू की कुछ वैल्यू यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें फिर बताया गया है कि अगर आपके दो पॉलिश सरफेस है, अगर आपके दो सरफेस मेटल के बने हुए, अगर आपके दो सरफेस हैं पॉलिश सरफेस और वो मेटल के बने हुए हैं, तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो 0.2 होती है, ठीक है। और अगर ये आपके ल्यूब्रिकेटेड होते हैं तो म्यू की वैल्यू जो होती है वो 0.1 होती है। अगर आपके स्मूथ वुडन सरफेसेस होते हैं तो वुडन सरफेस के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो 0.2 से 0.5 के बीच होती है, ठीक है। और म्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि म्यू क्या है आपका, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो जो एफ है वो भी आपका न्यूटन है और आर जो है एम जी ये भी आपका न्यूटन है, तो दोनों जो है ये न्यूटन न्यूटन आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो म्यू है दैट इज़ द यूनिट लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट, इसका केवल एक नंबर ही होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया है कि व्हेन ए बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब दोनों बॉडीज जो हैं वो आपकी एक्चुअल में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, तो म्यू को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, म्यू के, यानी कि अब ये क्या बन गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी तो था ये आपका कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर हमने इसको म्यू के कर दिया तो ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, एफ के अपॉन आर, यानी कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन आर के, ठीक है। तो हमें पता है कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है। तो जो आपकी काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन से या लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो हमेशा जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है, ठीक है, क्योंकि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो आपकी कम होती है। तो इसमें हमने देखा, ठीक है, कि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इसमें हमने देखा कि जो आपका एफ है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इसको हम एफ इजिकल टू म्यू आर भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो म्यू होता है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये किसकी रेशो होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपने वुड लिया है, मेटल ली है, ठीक है, सरफेस आपका पॉलिश है या नहीं, वो ड्राई है, वेट है, रफ है या स्मूथ है, तो इस तरीके से ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है। फिर हमने देखा कि अगर बॉडी आपकी एक्चुअल में मूव करना स्टार्ट कर देगी तो जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी एफ के अपॉन आर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि आपका जो एफ के की वैल्यू होती है दैट इज़ लेस देन एफ एल, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू आपकी कम होती है। तो ये हमने इसमें देखा है। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है इस टेबल में। तो यहाँ पे जो है आपको कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है। तो अगर आप वुड को चलाने की कोशिश करते हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि यहाँ पे जो हमने म्यू निकाला है और यहाँ पे आपका म्यू के है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.7 है, इसकी 0.4 है। अगर आप वुड पे लेदर को चलाने की कोशिश करते हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 0.5 और यहाँ पे है 0.4। अगर स्टील पे स्टील को मूव कराने की कोशिश करते हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका 0.74 और ये आपका 0.57। स्टील हार्ड स्टील है अगर आपकी तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.78 और काइनेटिक फ्रिक्शन का है 0.42। और अगर ग्रीस आपकी दोनों स्टील जो है अगर वो ग्रीस हैं तो इसकी वैल्यू 0.10 और 0.05। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कम है और जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है इनकी वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है। तो ये आपको टेबल में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के द्वारा बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The angle of friction between any two surfaces in contact is defined as the angle which the resultant of force of limiting friction F
एंड नॉर्मल रिएक्शन आर मिक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें हमें बताना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका कौन सा होगा। ये आपका एक ऐसा एंगल है जो किसके साथ बन रहा है, इट इज़ द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन आर, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन आर है और जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उनका जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ में बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर के साथ में बना रहा है। ठीक है, तो इसको पहले डेफिनेशन को आपको एक दो बार ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट में, वो उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, ये आपका एक ऐसा एंगल है जो किसके बीच में, कौन किसके बीच में बना रहा है, रिजल्टेंट बना रहा है। किस किस का रिजल्टेंट बना रहा है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है एंड आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन आर है, यानी कि ये दो फोर्स हैं। एक फोर्स है आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और दूसरा फोर्स है आपका नॉर्मल रिएक्शन। इनका रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ में, नॉर्मल रिएक्शन आर के साथ में। तो अभी हम इसको फिगर में देखते हैं, फिगर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने देख लिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका एक ऐसा एंगल है जो कि रिजल्टेंट बना रहा है। किसका रिजल्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, और किसके साथ में बना रहा है, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको फिगर में हम देखते हैं। तो मान लो कि ये कोई ब्लॉक है आपका यहाँ पे, इसको हम देखते हैं कि आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे मान लो आपका कोई ये सरफेस है और यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है। इसका अगर मैं वेट बनाऊँ यहाँ पे, तो इसका जो वेट होगा ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन इसको हम बनाए यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन होगी आपकी r। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर हम एक अप्लाइड फोर्स लगाएं, अप्लाइड फोर्स को यहाँ पे लिखा हुआ है हमने p, जो है ये इसका अप्लाइड फोर्स है, और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिखेंगे यहाँ पे F। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है कि जो आपका एंगल, इसमें जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, तो वो किसके बीच में एंगल है, दैट रिजल्टेंट ऑफ द, किस किस का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है। तो इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट। तो ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया। तो वो किसके साथ में बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ में बना रहा है। तो फिगर में समझ आ गया कि ये आपका ब्लॉक रखा हुआ था, ये नीचे हमने इसका वेट जो है ये mg बनाया, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आपकी r है, ये आपका मान लो अप्लाइड फोर्स है, और ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका ऐसा एंगल होता है जो कि रिजल्टेंट बना रहा है r के साथ में। किसका रिजल्टेंट, इस r का और इस f का। तो r का और f का रिजल्टेंट कौन सा है, r का और f का जो रिजल्टेंट है वो ये है। ठीक है, तो वो ये है इसका, और वो किसके साथ में बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ में। तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये एंगल आपका थीटा बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द एंगल थीटा। तो इसको हम एंगल थीटा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो एक बार मैं दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। तो ये आपका कोई ब्लॉक है, ये आपका mg है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन r है। ठीक है, ये आपने अप्लाइड फोर्स F लगाया है, सॉरी P लगाया है, इसको इसने P लिखा है, और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो पहले हमें फ्रिक्शनल फोर्स F का और नॉर्मल रिएक्शन R का रिजल्टेंट देखना है। तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो अलोंग द डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से हमें पता है कि अगर एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर आपके लाई करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है हमेशा वो डायगोनल के अक्रॉस होता है। तो इस वेक्टर R का और इस वेक्टर F का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द डायगोनल। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हमने बना लिया। अब ये जो रिजल्टेंट है ये R के साथ में कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ द एंगल थीटा। तो ये आपका होगा। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स F का और R का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन R के साथ में जो एंगल बना रहा है इसको हम क्या लिखते हैं, थीटा एंगल लिखते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया था कि ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों का जो आपका F है और जो आपका R है,
ठीक है। इसका जो ये आपका आर है और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अलोंग द डायगोनल होगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट आर के साथ में जितना एंगल बनाता है वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसमें यही बताया गया है इस वाले फिगर में। तो ये जो एंगल, ये जो होगा ये आपका थीटा एंगल होगा और ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो आपके म्यू की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो आपके म्यू की वैल्यू होती है वो आपके टेन थीटा के बराबर होती है। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम यहाँ पे, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे रिलेशन निकालना चाहते हैं कि जो आपका म्यू है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इनके बीच में आपका क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पे, इस ट्रायंगल को हम देख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए सी। तो इस ट्रायंगल में हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो जो टेन थीटा आएगा, अगर हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आएगा आपका ए सी अपॉन ए ओ। तो ये आएगा आपका ए सी अपॉन ए ओ। तो ए सी आपका किसके बराबर है, एफ़ के बराबर, और ए ओ जो है ये आपका आर के बराबर है। तो ए सी जो है ये आपका एफ़ के बराबर है और ए ओ जो है ये आपका आर के बराबर है। ठीक है, तो ये जो ए सी है, क्योंकि ये आपका एफ फ्रिक्शन फोर्स एफ़ के बराबर है, तो ये चीज़ भी आपकी किसके बराबर होगी, ये चीज़ भी आपकी फ्रिक्शन फोर्स एफ़ के बराबर होगी। और ये जो ओ ए है ये आपका किसके बराबर है, ये आपका आर के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए सी की जो वैल्यू है वो हमने फ्रिक्शन फोर्स पुट कर ली और जो ओ ए की वैल्यू है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन आर के बराबर होती है, तो इसको हमने आर लिख लिया। तो अभी हमने प्रूफ किया कि ये जो एफ़ बाय आर होता है ये किसके बराबर होता है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, यानी कि ये आपका म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू रख ली, म्यू इज इक्वल टू एफ़ बाय आर। ठीक है, और ये हमने किसके बराबर निकाला है, ये हमने टेन थीटा के बराबर निकाला है। ये हमने फिगर ट्रायंगल में से किसकी वैल्यू निकाली थी, ट्रायंगल में से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी कि ये किसके बराबर होगा, एफ़ बाय आर के बराबर होगा। तो ये हमने देखा कि ये आपका म्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिलेशन निकाल लिया कि आपका टेन थीटा में और म्यू में क्या रिलेशन होता है, कि म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो म्यू क्या है यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको अगर म्यू की वैल्यू दी गई है तो आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी, और अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो आपको कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला आपका कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम, यानी कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका कौन सा एंगल होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो इसमें हम देखेंगे आपका कि जो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें फिर दिया गया है कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a plane with the horizontal such that the force placed on the plane just begins to slide down the inclined plane। ठीक है, तो जो आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है इसका दूसरा नाम होता है आपका एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो अब हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज एंड व्हाट इज़ द एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कैसा होता है, ये आपका एक ऐसा एंगल होता है, ये आपका एक ऐसा मिनिमम एंगल होता है of inclination of plane with the horizontal such that body placed on the plane just begin to slide down the inclined plane। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि मान लो ये आपकी कोई भी बॉडी mg की बॉडी है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी थी। ठीक है, ये कोई आपकी mg की बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दी है।
अब हमने क्या किया, इसके प्लेन को थोड़े से एंगल से हमने घुमा दिया यहाँ पे, तो ये आपका हमने एंगल बना दिया यहाँ पे mg। तो यहाँ पे आपका बॉक्स है, ठीक है। तो अगर हमने थोड़ा सा बिल्कुल इसको इंक्लाइन बनाया तो मान लो ये नीचे नहीं आएगी, फिर हमने एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो मान लो हमने फिर थोड़ा सा एंगल को और बढ़ा दिया। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बॉक्स था वो हमारा ऐसे रखा हुआ था, तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़े से इंक्लाइंड सरफेस पे रख दिया, ठीक है। तो बॉक्स आपका ऐसे हो गया। मान लो बॉक्स अभी भी आपका नीचे नहीं स्लिप हो रहा है। इसके बाद फिर हमने एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया यहाँ पे, तो ये वाला एंगल तो जो था ये आपका कम है और ये वाला एंगल जो है ये आपका ज़्यादा है। तो जैसे ही हम इसको इस एंगल पे रखते हैं तो ये वाला बॉक्स जो है ये नीचे की तरफ आपका स्लिप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग इस इंक्लाइंड प्लेन का ऐसा एंगल है जिस पे रखते ही आपका जो बॉक्स है वो नीचे आपका स्लिप करना स्टार्ट कर देता है या नीचे आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो ये आपका रेस्ट पोजीशन पे ही है, लेकिन अगर आपने इस वाले इंक्लाइंड सरफेस पे रखा तो ये आपका नीचे नहीं आ रहा है। फिर हमें एंगल और बढ़ाना पड़ेगा इसको नीचे लाने के लिए, तो हमने इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमने एंगल को और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो कि वो मिनिमम एंगल जिस पे उसके ऊपर रखा हुआ बॉक्स एकदम से नीचे स्लिप करने लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जिसको करते ही वो बॉडी जो है उसकी नीचे स्लिप होने लगती है या मूव करना स्टार्ट कर देती है उसको हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और इसको हम कौन से एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये बताया गया आपका जो एंगल ऑफ रिपोज होगा या एंगल ऑफ स्लाइडिंग होगा ये आपका एक ऐसा मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन कि ये जो आपका प्लेन है ये उसका एंगल है, ठीक है। सच दैट कि उस प्लेन के ऊपर रखी हुई जो बॉडी है वो आपकी नीचे स्लिप करने लगती है, ठीक है। कि इतना एंगल कि जैसे ही आपने ये एंगल अल्फ़ा किया इसके ऊपर ये जो आपने बॉक्स रखा हुआ था ये आपका नीचे स्लिप करना स्टार्ट कर देता है। इसी को ही हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं कि कितने मिनिमम एंगल पे वो बॉडी आपके नीचे स्लिप करना स्टार्ट करती है, उसी को ही हम एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें फिर जो आपके वेट होंगे इनको आपको ध्यान से देखना है। तो ये मान लो आपका सिर्फ मैं ये वाला बना रही हूँ आपका ये वाला, तो यहाँ पे इसमें फिर आपके सरफेसेस में यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस आपके लगे हुए हैं। तो ये वाला जो प्लेन सरफेस है ये आपका इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, यहाँ पे ये आपका बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इसमें देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स आपके लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाला फोर्स आपका ऐसे है हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो यहाँ पे ये जो है आपका इंक्लाइंड प्लेन है मान लो, और यहाँ पे आपने ये बॉडी ये जो है अपना बॉक्स रखा हुआ है। तो इस बॉक्स की जो वैल्यू होती है, इस बॉक्स का जो वेट होगा हमेशा वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये आपको ध्यान से देखना है कि इसका जो वेट होता है हमेशा वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है हमेशा वो किसके बराबर होती है, हमेशा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो आपकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी। तो पहले ये 2 पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, दोबारा से बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि ये अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये अगर आपका बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, तो ये आपने बॉक्स रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, तो इसका जो वेट होता है हमेशा वो 90 डिग्री नीचे होता है। तो यहाँ पे जो वेट का सिंबल बनेगा वो 90 डिग्री नीचे बनेगा, वेट का जो सिंबल है वो 90 डिग्री नीचे बनेगा। और फिर हमें नॉर्मल रिएक्शन देखनी है, वो नॉर्मल रिएक्शन हमें इस सरफेस की देखनी है, इस सरफेस की। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, इसका परपेंडिकुलर आपका ये बनेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये सरफेस आपका कांटेक्ट में है तो इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आर आपकी ऐसे आएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि बॉक्स का जो वेट है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इसको हम mg लिखेंगे। और नॉर्मल रिएक्शन जो होती है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आर आपकी ऐसे होगी, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस आई होप दोनों को सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम ये जो है आपका
जो mg है इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो ऐसे बॉक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपका वेट है ये आपका mg है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है r, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसके ये जो mg है इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, अभी हमने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी कोई भी जो आपका वेक्टर होता है उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है v cos थीटा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है v sin थीटा। तो मान लो ये कोई वेक्टर है आपका a और ये प्लेन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, a cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, a sin थीटा। तो किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हम वेक्टर वाले चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किसी भी वेक्टर को डिवाइड करने के लिए हमें उसके दो कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले कंपोनेंट को ये हमारा mg था, ये हमारा mg था। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, mg cos अल्फ़ा, ठीक है। और जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसको हम क्या लिखेंगे, mg sin अल्फ़ा। किसके बराबर होगा, mg sin अल्फ़ा। तो इसका मतलब कि ये वाला जो फोर्स है mg sin अल्फ़ा ये क्या करेगा, अभी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम मान रहे हैं कि अब ये वाला जो वेट है ये नहीं है आपका, तो आपके दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पे। तो ये जो r है, ये जो r है ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, ये इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos अल्फ़ा के द्वारा बैलेंस हो रहा है। और ये जो mg sin अल्फ़ा है ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल आपका अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है, इसका जो वेट होता है ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। फिर हमने वेट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है आपका mg cos अल्फ़ा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है आपका mg sin अल्फ़ा, ठीक है। और यानी कि जो r है, नॉर्मल रिएक्शन r है, वो किसके बराबर है, वो आपकी mg cos अल्फ़ा के बराबर है। और ये जो mg sin अल्फ़ा है ये ब्लॉक को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ब्लॉक नीचे स्लिप होने की कोशिश करेगा। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ mg sin अल्फ़ा होगा। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें, सभी फोर्सेस इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कि यही आपका इस फिगर में दिखाया गया है कि जो आपका r है, यानी कि ये जो आपका बॉक्स है, तो ये अगर इसका r है, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है आपका mg cos अल्फ़ा, ठीक है। और ये जो इस पे चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर हम इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो बॉक्स के ऊपर हमारे चार फोर्स लग रहे हैं ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे बॉक्स, क्योंकि हमारा प्लेन थोड़ा सा ऐसे है, तो यानी कि जो बॉक्स के ऊपर हमारे चार फोर्स लग रहे हैं आप, ठीक है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन r है, ठीक है, वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट के द्वारा, जिसको हमने लिखा mg cos अल्फ़ा, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेट का उसको हमने लिख लिया mg sin अल्फ़ा, यानी कि और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके अपोजिट होगा। तो दिस इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब बॉक्स पे ये आपके चार तरह के फोर्स लग रहे हैं। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन r है, ये किसके द्वारा बैलेंस हो रही है, फोर्स के हॉरिजॉन्टल वेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के द्वारा mg cos अल्फ़ा। r जो है किसके बराबर होगा, mg cos अल्फ़ा के। और जो mg sin अल्फ़ा है वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो किसी भी वेक्टर को जो है हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा वेट था वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा था ऐसे mg, फिर हमने इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे फिर आपके चार फोर्स रह गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F एंड नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो वो उस सरफेस की हमेशा नॉर्मल होती है जिस सरफेस की वो कॉन्टैक्ट में होती है।
तो यहाँ से हमने निकाल लिया फिर कि इस पे आपके 4 फोर्सेस हैं, ठीक है, कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg साइन अल्फ़ा के बराबर है और जो r है वो आपका mg कोस अल्फ़ा के बराबर है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो mg और mg आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा के बराबर हो गया। और अभी हमने देखा कि जो f/r होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने कौन सा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल लिया कि जो म्यू है वो किसके बराबर होता है, टेन अल्फ़ा के। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन का ऐसा एंगल जिस पे आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एकदम से आपका नीचे स्लिप करने लगता है या मूव करने लगता है, ठीक है। तो अभी हमने इसे पिछले वाले एग्जाम्पल में निकाला। हमने यहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल में निकाला कि जो म्यू की वैल्यू होती है, पिछले वाले की म्यू की वैल्यू जो होती है वो टेन थीटा के बराबर होती है। और इस वाले डेरिवेशन में हमने निकाला कि जो म्यू की वैल्यू है वो आपकी टेन अल्फ़ा के बराबर होती है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा मतलब एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो अल्फ़ा के बराबर होती है। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और अल्फ़ा क्या है आपका यहाँ पे एंगल ऑफ स्लाइडिंग है या एंगल ऑफ रिपोज है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो आपके एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होती है। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा, ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि समझने की कोशिश की कि जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, पहले हमने इसमें देखा कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होगा। फिर हमने देखा कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होगा, उसको हमने डायग्राम से समझा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसमें मैंने समझाने के लिए। फिर हमने देखा कि जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है वो क्या होता है। फिर हमने प्रूफ किया कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो में मैंने समझाया है इसको आप अपने आप रीड करेंगे, अपने आप रीड करके आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और डायग्राम पे जितने भी फोर्सेस हैं उनको अपने आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ईजी आपको ये टॉपिक लगेगा, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करें और अच्छे से वीडियो को समझें और इस थैंक यू।